नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीएलएड पल्लव पांडे में। आज हम चर्चा करेंगे भारत में विद्यालय शिक्षा के प्रमुख सरकारी अभियानों की एक श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा समग्र शिक्षा अभियान की। आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिन्हें सामान्य शब्दों में बोलचाल की भाषा में जिसे रमसा कहा जाता है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा का जो प्रारंभ हुआ था वो मार्च 2009 में हुआ था, है ना। मार्च 2009 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की। देख लीजिएगा इसे आप एक बार और, है ना, कि रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ मार्च 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में। आइए चर्चा कर लेते हैं रमसा के लक्ष्य के बारे में कि रमसा का लक्ष्य क्या है, किन उद्देश्यों को लेकर के ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का आरंभ हुआ। रमसा का लक्ष्य प्रत्येक घर से उचित दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर 5 वर्षों में नामांकन दर माध्यमिक स्तर पर 90% तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 75% तक बढ़ाने का है। देखिए, इसमें यह एक दृष्टिकोण लेकर के चला गया था, इसका विज़न जो लेकर के चला गया था, जिसकी चर्चा हम आगे वाली स्लाइड्स में करेंगे कि प्रत्येक घर से उचित दूरी की संकल्पना क्या है, हम आगे चर्चा करेंगे। यानी कि एक उचित दूरी पर एक बच्चे को 8वीं के बाद पढ़ने के लिए माध्यमिक विद्यालय और साथ ही एक उच्च माध्यमिक विद्यालय नियत दूरी पर उसे सुविधा उसे प्रदान की जाए। और इस सुविधा प्रदान करने के पीछे मूल उद्देश्य था कि जो नामांकन दर थी वो 90% करनी माध्यमिक स्तर तक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक यह दर जो है वो 75% करने का उद्देश्य था। इसका लक्ष्य सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाते हुए महिला पुरुष भेदभाव, सामाजिक आर्थिक निशक्तता बाधाओं को मिटाते हुए 2017 तक माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा व्यापक सुलभता की व्यवस्था कराते हुए माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। देखिए, साथ में इसमें शब्द एक संकल्पना आई है, महिला पुरुष भेदभाव। महिला पुरुष का अर्थ क्या होगा? छात्र छात्राओं में, है ना। तो छात्र छात्राओं में को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षा कौन सी? 8वीं के बाद की, 8वीं से पहले की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमें इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है कि इसके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ था, जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। और साथ में ही सबसे पहली बार इसमें एक अलग एक कैटेगरी निर्धारित की गई, वो थी निशक्त बाधाओं को मिटाते हुए, है ना। निशक्त कौन? निशक्त जन कौन? जिन्हें आप ये कह सकते हैं जो जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले प्रशिक्षण वाले छात्र, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग नाम दिया था, तो उन्हें भी पढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाए। यहाँ हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में कि समावेशी शिक्षा किस तरह से एक क्रांतिकारी स्वरूप लेकर के आई हुई है, जो दिव्यांग जन हैं उनको भी शिक्षा देने के लिए। देखते रहिएगा आप हमारे वीडियोस। 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यापक सुलभता और व्यवस्था कराते हुए माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करना। सिर्फ माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता ही सुनिश्चित नहीं करानी, अपितु उसकी गुणवत्ता में भी सुधार करना इसका एक लक्ष्य के रूप में यह था। तो साथियों, यथा रमसा का लक्ष्य कि माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय की जो अप्रोच है वो बच्चे के घर से एक समान दूरी पर हो, निश्चित दूरी पर हो, और जो नामांकन की जो दर है वो उच्च स्तर वो माध्यमिक स्तर पर 90% तथा उच्च माध्यमिक स्तर 75%। साथ ही 2017 तक शिक्षा की व्यापकता, माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यापकता में सुलभता प्रदान करना और साथ ही विद्यालय में जाने के अधिकाधिक अवसर सुलभ कराना, इसका ये रमसा का एक के प्रमुख लक्ष्यों में से था। क्या विजन था, क्या दृष्टि थी, है ना। दृष्टि को लेकर के शुरुआत हुई थी। हाँ, चर्चा कर लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि है कि 14 से 18 वर्ष की आयु समूह के सभी युवाओं को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ करवाई जाए, जो वहन योग्य तरीके से उपलब्ध हो, है ना। वहन योग्य तरीका मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है लेकिन उसे एजुकेशन प्राप्त करने के लिए 8वीं के बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके पास संसाधन ही उपलब्ध ना हो। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित को हासिल किया जाना है। क्या क्या दृष्टि, क्या क्या लक्ष्य, क्या क्या संदर्भ इसमें निर्धारित किए गए, इसकी हम बात कर लेते हैं। अब हम चर्चा करेंगे दूरी की, जो हमने बात की थी, कितनी दूरी पर माध्यमिक विद्यालय, कितनी दूरी उच्च माध्यमिक विद्यालय। किसी भी अधिवास क्षेत्र से वाजिब दूरी पर माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना, जो कि माध्यमिक विद्यालय के लिए 5 किलोमीटर तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर के लिए 7 से 10 किलोमीटर हो। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह थी कि निवास क्षेत्र जो है, एक छात्र का जो निवास क्षेत्र है उससे
5 किलोमीटर की दूरी के अंदर माध्यमिक स्कूल उसके लिए बच्चे के लिए सुलभ हो, तथा 7 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर उच्च माध्यमिक स्तर सुलभ हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 14 से 18 वर्ष की इसमें जो है आयु सीमा तय की गई थी। वो क्यों की गई थी? क्योंकि हमें पता है कि इसके लिए आयु सीमा कितनी है, सतत राइट टू एजुकेशन के लिए आयु सीमा क्या है? मिनिमम 6 वर्ष और अधिकतम 13 वर्ष। तो 14 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, यानी कि भारत में अगर आप इसका लबोलुआब अगर आप देखें, है ना, हमने पहले वाले वीडियोस में जर्मनी की शिक्षा व्यवस्था की चर्चा की थी, हमने अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था की चर्चा की थी। तो भारत के लिए अब आप देखिए कि आयु कितनी है शिक्षा प्राप्त करने की, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे को उच्च माध्यमिक स्तर की तक की शिक्षा सुलभ होगी। ये आप संदर्भ ध्यान रखिएगा। साथ में 5 किलोमीटर और 7 से 10 किलोमीटर के कैटेगरी को भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी चर्चा में जो उभर करके आई है, 6 से 18 वर्ष, ये आप ध्यान रखिएगा। 6 से 13 वर्ष राइट टू एजुकेशन, और 14 से जो 18 वर्ष है वो रमसा के तहत। 2017 तक सभी को माध्यमिक शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित कराना, है ना। ये सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 2017 तक सभी को माध्यमिक शिक्षा की सुलभता हो, 100% जो है लोगों तक माध्यमिक शिक्षा पहुंचे। और 2020 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना, स्कूल में बनाए रखना, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू था। यानी कि नामांकन ही नहीं, अपितु उनके ठहराव को भी सुनिश्चित करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के विशेष संदर्भ में शैक्षिक रूप से पिछड़ों, लड़कियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे असमर्थ बच्चों व अन्य पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को माध्यमिक शिक्षा सुगमतापूर्ण ढंग से उपलब्ध कराना। देखिए, ऐसा ये बात नहीं है कि रमसा की स्थापना नहीं हुई थी तो उससे पहले माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध थी, लेकिन उस वक्त माध्यमिक शिक्षा में कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगा कि इसमें श्रेणीकरण किया गया। तो अब रमसा के तहत किसी भी तरह की कैटेगराइजेशन जो था, श्रेणीकरण जो था, वो उसको बिल्कुल रूप से समाप्त कर दिया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो तबके थे उनको विशेष संदर्भ में उनको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। शैक्षिक रूप से पिछड़ों, लड़कियों, देखिए लड़कियों जिसमें 2-3 शब्द पहली बार शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग हुआ है, लड़कियाँ, ठीक है, और असमर्थ बच्चे। असमर्थ बच्चे कौन से? यहाँ पे दिव्यांगजनों की बात है, असमर्थ बच्चे और शैक्षिक रूप से पिछड़ा अल्पसंख्यक। ये रमसा में पहली बार 3 कैटेगरीज को, 3 श्रेणियों को उसमें शामिल किया गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है, हमें एनालिसिस में आप ध्यान रखिएगा। छात्राओं के लिए भी पहली बार एक अलग बात, एक अलग संदर्भ इसमें तय किया गया कि उन्हें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा अनिवार्यता दी जाएगी। 2017 तक सभी को माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराना व्यापक लक्ष्य को लेकर के चला, और 2020 तक सभी बच्चों को विद्यालयों में बना करके रखना। यानी कि कोई बच्चा जब 14 साल की उम्र में उसमें शामिल हो रहा है, 10वीं में आया है 2017 के आधार पर, तो 2018 तक आते आते लगभग वो 17 से 18 वर्ष का जब हो जाएगा, तब तक उसे उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा उसको पूर्णता उसको प्राप्त हो जाए। या एक महान लक्ष्य को लेकर के रमसा की स्थापना हुई थी। और इसमें 2 बात जो एक हमने बात की कि एक तो इसमें लड़कियों के लिए, है ना, और आर्थिक रूप से पिछड़ा अल्पसंख्यकों के लिए और असमर्थ बच्चों के लिए, यह एक अलग श्रेणीकरण इसमें किया गया। यानी कि किसी भी रूप से सारे सबको माध्यमिक शिक्षा सुलभ हो, या इसका रमसा का एकमात्र लक्ष्य का लबोलुआब इसका यह है। पुनः चर्चा कर लेते हैं लक्ष्य और उद्देश्य की। माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये एक महत्वपूर्ण बात इसमें, ये इससे टिप्पणियां कई बार आती हैं साथियों कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है ना, यूई क्या है और यूएससी क्या है ना। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी कि यह यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रयुक्त होता है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो शब्द है, जो शब्दावली है, ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रयुक्त होती है। लेकिन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो रमसा के तहत काम प्रयुक्त हुआ शब्द है। सार्वभौमिक चुनौतियों का सामना करने के लिए माध्यमिक शिक्षा की परिकल्पना में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। इस संबंध में मार्गदर्शक तत्व कहीं से भी पहुंच, सामाजिक न्याय के लिए बराबरी, प्रासंगिकता, विकास, पाठ्यक्रम एवं ढांचागत पहल, ये इतने व्यवहारिक एवं व्यापक संदर्भों को लेकर के यह रमसा, क्योंकि हमने पहले भी जैसे चर्चा की थी, ऐसा नहीं है कि उससे पहले रमसा की स्थापना से पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक या माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था भारत में उपलब्ध नहीं थी। ऑफकोर्स भारत में उपलब्ध थी, लेकिन उसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इन समस्याओं को बच्चों को माध्यमिक शिक्षा, आप ये कह सकते हैं, हालांकि इसे आप स्वीकारना पड़ेगा, जब बात ये आई यूनिवर्सलाइजेशन, तो सार्वभौमिकरण शब्द एक व्यापकता को लिए हुए। जब सार्वभौमिकरण की जब हम बात करते हैं तो यह
एक व्यापकता को जब लीवे आता है तो ये बात तो तय है कि इतने सालों से 1947 से लेकर के 2008-9 तक कहीं ना कहीं उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने में हम नीति नियंताओं को समस्या सामने आती होगी होती होगी। तो इस संदर्भ में उन्होंने जो इनके सामने समस्याएं थी उन समस्याओं को हटाने के लिए इन्होंने कहा कि भाई कहीं से भी पहुँच हो, अप्रोच ईजी हो, सामाजिक न्याय के लिए बराबरी इसमें हो। हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी। अप्रोच हो गया कि बच्चे को 5 और 9 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर उसको शिक्षा उपलब्ध होगी, है ना। सामाजिक न्याय बराबरी यानी कि समस्त वर्ग जो है भारत का उसे उच्च शिक्षा उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाएगा। प्रासंगिकता, रिलेवेंस उसमें होगा, है ना। पाठ्यक्रम और ढांचागत पहलू इसके हम आगे वाले स्लाइड में इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण अभियान बराबरी की ओर बढ़ने का एक मौका देता है। सबसे बड़ी बात यह है, हमने यही बात की थी, बराबरी की ओर बढ़ने का मौका यह देता है क्योंकि यह सामाजिक न्याय की संकल्पना को लेकर के चला हुआ है। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, सामाजिक न्याय, है ना। सामाजिक न्याय की संकल्पना को जब माध्यमिक शिक्षा लेकर के चल रही है तो उसमें बराबरी की बात की गई है। आम स्कूल की परिकल्पना को प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि प्रणाली में ये मूल्य स्थापित किए जाते हैं तो अनुदान रहित निजी विद्यालयों सहित सभी प्रकार के विद्यालय भी समाज के निचले वर्ग के बच्चों को, गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को भी उचित अवसर देना सुनिश्चित करेंगे। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें आई है। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि शिक्षा जो भारत में शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। कोई नई बात नहीं है, हमें पता है इस बारे में। लेकिन यहाँ ये बात चर्चा की विशेषता ये है कि इसमें राज्यों से अपेक्षा ये की गई है कि जब सार्वभौमिकरण की बात की जाए तो इस तरह के प्रेरणा जो है वो प्रदान की जाए निजी विद्यालयों को, निजी अनुदान रहित निजी विद्यालयों को भी, कि वे भी इस महा यज्ञ में अपना साथ दें, अपना बच्चों को जो इस तरह के हैं पिछड़े बच्चे जो हैं उनको अपने विद्यालय में शामिल करें, उनके विद्यालय में अपने विद्यालय में शिक्षा की सुविधा प्रदान करें। तो ये निजी विद्यालयों से एक सबसे पहली बार सरकार की तरफ से कोई अपेक्षा की गई है। बात कर लेते हैं मुख्य उद्देश्य की। क्या है मुख्य उद्देश्य, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। यह सुनिश्चित करना कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं व कर्मचारी हों। ठीक है, भौतिक सुविधाएं, देखिए भौतिक सुविधाओं तो इस तरह क्लियर हो रही है। कर्मचारी, देखिए ये मान करके चलें कि शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा एक जो आरोप हमेशा लगता आया है वो ये है कि मानवीय संसाधनों का अभाव, कि उपयुक्त शिक्षक ना होना, शिक्षकों की व्यवस्था ना होना। तो रमसा इस बात को तय करती है कि 9वीं से 12वीं के बीच में तक शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय सरकार और निकायों में शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामले में न्यूनतम सुझाए गए मानकों के अनुसार और अन्य विद्यालयों के मामलों में उचित नियामक तंत्र के अनुसार कार्य हो, है ना। इनमें कार्य के लिए रूपरेखा, एक आउटलाइन इसमें बनाई गई है। एक नियामक आयोग इसमें गठित किया गया है, उसको जो नियम नियंता के रूप में उसका अनुसरण करता है। अगर अभी आपने देखा हो कि कई नए नए शब्दावलियों का हमें प्रयोग इसमें देखने में मिलता है, तो उसके पीछे जो मूल कारण जो है वो रमसा के प्रति इसमें धारणा है। हमने पहले भी इस बात की चर्चा कर दी थी कि युवाओं को, समस्त युवाओं को माध्यमिक स्तर तक इस सुविधा, ये बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये किलोमीटर्स का जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि अधिवास क्षेत्र के 5 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक और 7 से 10 किलोमीटर के अंदर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, और उनके लिए साथ में दक्ष और सुरक्षित परिवहन की शासन की व्यवस्था भी हो, है ना। परिवहन के साधन भी उपलब्ध हो, आवासीय सुविधाएं भी हो, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मुक्त स्कूलिंग की व्यवस्था भी हो। यहाँ पे बात माननी होगी कि NIOS जो है और RSOS भी है जो है, इसके पीछे भी जो मूल धारणा जो है वो रमसा के संदर्भ में रही है। लेकिन पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में इन नियमों के अनुसार कुछ ढील दी जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने पर तरजीह दी जा सकती है। देखिए आप ये मान के चलें कि भौगोलिक आधार पर भी इसमें रमसा में कैटेगराइजेशन किया गया कि जब ये बात तो तथ्य है, जब 5 किलोमीटर और 7 से 10 किलोमीटर भी है, लेकिन साथ में जब दक्ष और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था भी है, तो ऐसी स्थिति में भौगोलिक आधार पर सुनिश्चितता भी सुलभ होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में हर जगह में हम लोग इस बात से परिचित हैं कि वहाँ आवागमन के संसाधन और साधन इतने आसान नहीं होते हैं। 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चल कर जाना भी इतना आसान नहीं होता है ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से, रमसा की तरफ से यह अपेक्षा की गई है कि आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाए।
यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बालक लिंग, सामाजिक आर्थिक असमर्थता या अन्य रुकावटों की वजह से गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा से वंचित ना रहे। एक महत्वपूर्ण बात इसमें आई है, गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधारना, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सीख बढ़े। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें आई है कि बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, है ना। बौद्धिक कहाँ से हुआ, सोचिए इस बात को। थियोरेटिकल पार्ट जो है वो बौद्धिक है। जब थियोरेटिकल पार्ट को जब बच्चा ले जा करके, सैद्धांतिक पार्ट को जब बच्चा ले जा करके समाज में लागू करता है तो वह व्यवहारिक आधार है, और सिद्धांत तभी पूर्ण होता है जब वो व्यवहारिक जीवन में जाए और तत्पश्चात वो संस्कृति का मूल तत्व बन करके आगे बढ़ता है। यह सुनिश्चित करना कि माध्यमिक शिक्षा ले रहे सभी छात्रों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, साथ ही उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साझी विद्यालय प्रणाली यानी कॉमन स्कूल सिस्टम की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति दर्शित की जाएगी। कॉमन स्कूल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में व्यापक चर्चा करेंगे। यानी कि इसके जो संसाधन हैं इसमें वो व्यापकता को प्राप्त होते हैं, और यह वर्चुअल क्लासरूम के संदर्भ, आईटी के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। रमसा योजना का मूर्तिकरण, किस तरह से रमसा योजना को लागू किया गया। माध्यमिक विद्यालयों से नियम सामान्य तौर पर केंद्रीय विद्यालयों के तुल्य होनी चाहिए। देखिए मैं एक बात यहाँ शब्द है चाहिए, ये होंगे शब्द नहीं है, यहाँ चाहिए शब्द है। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है। ढांचागत सुविधाओं व सीखने के संसाधनों का विकास निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा। कौन कौन से? मौजूदा विद्यालयों से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की शिफ्टों का विस्तार या रणनीति इसके तहत तय की जाएगी, है ना। जो माध्यमिक अभी जो मौजूदा विद्यालय हैं उनका माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उसमें क्या है, देखिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भौतिक संसाधन भी इतने सुलभ नहीं है। तो बैठने की व्यवस्था ना होना, भवनों की व्यवस्था ना होना, तो ऐसे में शिफ्ट के आधार पर वहाँ पर अध्यापन की व्यवस्था होगी। माइक्रो प्लानिंग के अकॉर्डिंग, सूक्ष्म नियोजन के आधार पर सभी आवश्यक ढांचागत सुविधाओं या शिक्षकों सहित उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन। देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय, अब वही बात है कि भाई अगर घर के 5 किलोमीटर दूर जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है तो भी उसके नया स्कूल तो खोलेंगे नहीं, है ना। उच्च प्राथमिक विद्यालय को ही जो है उसके संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उसे क्रमशः माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन के समय आश्रम विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात ध्यान रखिएगा, आश्रम विद्यालय क्या है, इसकी हम चर्चा आने वाले वीडियोस में करेंगे। समझ लीजिए कि आश्रम विद्यालय गुजरात राज्य के में चलते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के द्योतक हैं। इसके बारे में हम आने वाले सब वीडियोस में चर्चा करेंगे। आवश्यकता के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन किया जाएगा। साथ ही जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनका आवश्यकता के आधार पर उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में प्रमोट किया जाएगा। देखिए प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय कैटेगरी एक ही होगी, और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में संसाधनों के साथ में, है ना, और माध्यमिक विद्यालय जहाँ 7 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में उपलब्ध हैं वहाँ उनको उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। यह रमसा योजना का मूर्तिकरण का प्रमुख लक्ष्य है। स्कूल मैपिंग प्रक्रिया, इस साथियों बहुत व्यापक स्वरूप है स्कूल मैपिंग प्रक्रिया। ये इसके लिए एक हम अलग वीडियो आपको प्रदान करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि स्कूल मैपिंग प्रक्रिया का राजस्थान में जो शुरुआत थी वो लोक जुम्बिश कार्यक्रम से हुई थी, है ना। लोक जुम्बिश कार्यक्रम क्या है, स्कूल मैपिंग क्या होती है, इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। बहुत ही विश्लेषण आधारित कंटेंट है जो आपके ना सिर्फ अभी शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान, अभी तो जब आपकी सरकारी सेवा में जब आप जाएंगे शुभकामनाओं के साथ, आपको जाना ही है, तब ये भी बहुत उपयुक्त होती है, बहुत काम में आने वाली चीज़ है। तो स्कूल मैपिंग प्रक्रिया द्वारा अब तक अछूते रहे क्षेत्रों में नए माध्यमिक विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को खोलना, इन सभी इमारतों में वर्षा जल संचय प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित होगी। महत्वपूर्ण बात देखिएगा, है ना, कि आप लोग जब इंटर्नशिप में जब स्कूल्स में गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि कई इस तरह के टाँके बने हुए हैं जिसमें जिन छतों के को पानी को पाइपलाइन के सहारे जोड़ करके या तो टैंक में डाला गया है। कई विद्यालय जो अति नवाचारी परक है तो उसमें उसको ट्यूबवेल से सीधे अटैच किया गया, हैंडपम्प से अटैच किया गया। तो इसके पीछे ये जो योजना जो है ये रमसा योजना के तहत प्रयुक्त हुई थी, वर्षा जल संचयन की। और साथ में ही विकलांगों के लिए भी विद्यालय को मित्रवत बनाया जाएगा। विकलांगों के लिए मित्रवत अप्रोच आधारित,
है ना। आपने विद्यालय में जब आप पधारे होंगे, आप गए होंगे इंटर्नशिप में, सामान्य भी आपने अपने गांव के विद्यालय देखे होंगे, तो उसमें रैंप बने हुए होते हैं, है ना। वो रैंप किस योजना के तहत बने हुए हैं? रमसा के तहत बने हुए हैं। ये बात आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके रख लीजिएगा। साथ ही साथ वर्षा जल संचय प्रणाली मौजूदा विद्यालय में भी लगाई जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि जो नए विद्यालय बनेंगे उसमें ही मौजूद इसको प्रयुक्त किया जाएगा, अन्य विद्यालयों में भी इसको लगाया जाएगा। मौजूदा स्कूलों की इमारतों को भी विकलांगों के लिए मित्रवत बनाया जाएगा, है ना। विकलांगों के लिए मित्रवत इसको योजना को बनाया जाएगा, है ना। यानी कि जिन विद्यालयों को अभी प्रमोट किया गया है उन विद्यालयों में रैंप जो हैं अगर वो नहीं है तो रैम्प्स को भी वापस पुनः उनका निर्माण किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा। नए विद्यालयों को भी सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर स्थापित किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण बात है। देखिएगा, जो नए विद्यालय हैं उनको भी सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर स्थापित किया जाएगा, लेकिन यह राज्यों से अपेक्षा की गई है ना। पीपीओ, है ना, पब्लिक प्राइवेट ऑनरशिप, है ना, इस पे किया जाएगा, विद्यालय की स्थापना की जाएगी। अब आती है बात गुणवत्ता, क्वालिटी की। आवश्यक ढांचागत सुविधाएं जैसे श्यामपट्ट, कुर्सियां, पुस्तकालय, विज्ञान एवं गणित की प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, शौचालय आदि की सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। महत्वपूर्ण बात आप देखिएगा, है ना। श्यामपट्ट, कुर्सियां, भौतिक संसाधन, पुस्तकालय, हालांकि हैं भौतिक संसाधन लेकिन मस्तिष्क के निर्माता हैं, विज्ञान व गणित की प्रयोगशालाएं, और सबसे पहली बार इसमें कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की बात की गई। देखिए आप, कंप्यूटर प्रयोगशाला, क्योंकि आपका अब जो समय है वो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, क्या है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपसे वर्चुअल क्लासरूम्स और इसकी व्यापक हम लोग आपसे चर्चा करेंगे, है ना। अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा शिक्षकों का कार्य के दौरान प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा, क्योंकि इसमें शिक्षकों, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक जो है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, और तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित ना हो तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्य के साथ ही उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था। साथ ही कक्षा 8 उत्तीर्ण कर रहे छात्रों को सीखने की क्षमता वृद्धि हेतु सेतु पाठ्यक्रम का निर्माण इसके तहत किया गया है। एक महत्वपूर्ण इसमें संकल्पना है कि इसमें सेतु पाठ्यक्रम इसमें बनाया गया है, यानी जिसे आप ब्रिज कोर्स आप कहते हैं। 8वीं पास बच्चों को भी 9वीं कक्षा या 10वीं कक्षा माध्यमिक स्तर तक पढ़ने के लिए उनको सेतु पाठ्यक्रम निर्माण उनके लिए किया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के मानकों की अपेक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन किया जाएगा, है ना। कि एनसीएफ 2005, आप हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो संरचना है उसमें एनसीएफ 2005 का जो कॉन्सेप्ट है उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उसके मानकों के आधार पर ही जो है वह उसके मानकों के आधार पर जो पाठ्यक्रम है उसका पुनरावलोकन उसका किया जाएगा, है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एनसीएफ 2005 क्या है, इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में व्यापक रूप से आपको देने वाले हैं, है ना। ग्रामीण तथा दुर्गम पहाड़ी इलाकों के शिक्षकों को आवासीय सुविधा देना, है ना। हालांकि देखिए, कहने में तो यह है कि मुख्यालय शिक्षक नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मात्र सैद्धांतिक ही, व्यवहारिक नहीं। लेकिन जो इस तरह से दुर्गम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर शिक्षकों के अस्तित्व के लिए, शिक्षकों की इजी कॉन्सेप्ट के लिए वहाँ पर आवासीय सुविधाएं प्रदान करना, और जब आवासीय सुविधा प्रदान की जाएंगी तब महिला शिक्षकों को इसमें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। महिला शिक्षक उसमें उनको उसमें सुविधा प्रदान की जाएगी, प्राथमिकता उनको दी जाएगी, है ना। समानता एवं न्याय। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मुफ्त भोजन व आवास की सुविधा, है ना। जो इस तरह से पहले जो इसकी जो संकल्पना की गई थी उसके आधार पर जो पिछड़े जो हैं वो उन बच्चों के लिए, है ना, मुफ्त भोजन और आवास की सुविधाएं, छात्राओं के लिए छात्रावास, आवासीय विद्यालय, नगद प्रोत्साहन, स्कूल ड्रेस, पुस्तकालय तथा अलग से शौचालय की व्यवस्था, सुविधा प्रदान की, प्रसाधन की सुविधा, है ना। प्रावीण्य सूची जो है, जो डिस्टिंक्शन सूची में आए हो या जरूरतमंद छात्रों को माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान करना। देखिए, ये समानता और न्याय के पोषक तत्वों के रूप में इसमें एक अलग जो श्रेणी रमसा के तहत बनाई गई है, उसके तहत यही है कि हर छात्र के बच्चों, हर वर्ग के बच्चों को, हर वर्ग का छात्र जो है उसे
माध्यमिक शिक्षा उसको पूर्ण प्राप्त हो, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण प्राप्त करे, तो उसे जोड़े रखने के लिए, विद्यालय से उसे जोड़े रखने के लिए, उसके नामांकन कॉन्सेप्ट को सहज रखने के लिए यह समानता और न्याय की संकल्पना, जो कि भारतीय संविधान का आधार है, आने वाले वीडियोज़ में हम इसकी चर्चा करेंगे, है ना, उसमें हम आपसे और इसके बारे में व्यापक बात करेंगे, है ना। तो ताकि जो इन सारी व्यवस्थाओं के कारण, सुविधाओं की उपलब्धता के कारण छात्रों की रुचि और अभिभावकों की रुचि भी बच्चों को विद्यालयों में भेजने के लिए बनी रहे, इसकी व्यवस्था की गई। सभी गतिविधियों की विशिष्टता होगी। जो संयुक्त शिक्षा, सभी विद्यालयों में विभिन्न क्षमताओं के बच्चों के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, संयुक्त शिक्षा एक बहुत व्यापक संदर्भ है साथियों। संयुक्त शिक्षा मात्र वह शिक्षा नहीं है जो छात्र छात्राओं को साथ में बैठा कर पढ़ाई जाए। पहली बात, मात्र वही शिक्षा नहीं है जिसमें विद्यालय समाज के हर वर्ग का छात्र एक साथ एक ही स्थान पर बैठ करके, एक ही गणवेश में बैठ करके पढ़ाई करता है। नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर करके आई है, संयुक्त शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसमें समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। मुक्त व दूरस्थ सीखने की जरूरतों के फैलाव की आवश्यकता, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पूर्णकालिक माध्यमिक शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। जो ऐसे कई बच्चे होते हैं जो पूर्णकालिक माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए दूरस्थ माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था। देखिए, NIOS, RSOS, जो इनका जो अस्तित्व जो वो अभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए है, वह रमसा के माध्यम से है। यह बात हमें ध्यान रखनी होगी। आमने सामने बैठकर निर्देशों के लिए पूरक सुविधाओं में वृद्धि, यह प्रणाली विद्यालय के बाहर भी छात्रों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। भाई, आपने अगर कोई आपका जो साथी या आपके परिवार का कोई सदस्य अगर दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, तो आपने देखा होगा उसके स्टडी सेंटर्स का निर्माण किया जाता है ना। तो यह जो स्टडी सेंटर्स जो हैं, और साथ ही यही नहीं, जो बच्चे ये सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से भी 10वीं और 12वीं का जो एक सर्टिफिकेट उन्हें प्रदान किया जाता है। तो यह प्रणाली जो है, ये छात्रों को, ऐसे छात्रों को जो निरंतर विद्यालय में सतत जा कर के शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें भी शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्थागत सुधार एवं स्रोत संस्थाओं का सशक्तिकरण, केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में आवश्यक प्रशासनिक सुधार पूर्व शर्त हैं। इन संस्थागत सुधार में शामिल है, भाई संस्थाओं में सुधार तो करना पड़ेगा। कौन कौन संस्थाओं में सुधार किस तरह से होगा, उनका सशक्तिकरण किस तरह से होगा। विद्यालय प्रशासन में सुधार होगा, किया जाएगा। प्रबंध व तथा जवाबदारियों के विकेंद्रीकरण द्वारा विद्यालयों के प्रदर्शन में सुधार किया जाएगा। इसके जो अकाउंटेबिलिटी है और मैनेजमेंट है, इसको व्यापक इसको बनाया जाएगा। वह जब हम इसके प्रशासन के संदर्भ में जब हम चर्चा करेंगे राजस्थान के विद्यालयों का प्रशासन, तब इसके बारे में हम व्यापक जानकारी करेंगे। शिक्षकों की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन व करियर विकास की न्यायोचित नीति का आत्मसात करना, है ना, ताकि शिक्षक जो हैं वह अपने सकारात्मक रूप से अपना पूर्ण जो कार्य है, जो अपना जो नियत कार्य है, वह प्रदान करें और अपनी क्षमता के आधार पर छात्रों को के हित में शिक्षा प्रदान करें। शैक्षणिक प्रशासन में आधुनिकीकरण, ई शासन, जिम्मेदारी बांटना तथा विकेंद्रीकरण करना। ई शासन, यह बहुत तेजी से प्रयुक्त होने वाला शब्द हो रहा है साथियों, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। ई शासन, जिसे ई गवर्नेंस भी कहा जाता है। क्या है ई गवर्नेंस, इसकी जानकारी आपको है, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। ई शासन की जानकारी आपके पास इस संदर्भ में है। सभी स्तरों पर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में आवश्यक व्यावसायिक एवं अकादमिक जानकारी का प्रावधान, है ना। सभी स्तरों पर माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यावसायिक और अकादमिक जानकारी इसमें प्रदान की जाएगी। कोषों के यानी फंडिंग जो है उसका त्वरित प्रवाह, अधिकतम उपयोग के साथ वित्तीय प्रक्रियाओं का सरलीकरण होगा। जो डिमांड होगी उसके वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए त्वरित प्रयास सुलभ किए जाएंगे, पर्याप्त प्रयास प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा इसकी अपेक्षा की गई। विभिन्न स्तरों पर स्रोत संस्थाओं का आवश्यक सशक्तिकरण, उदाहरण के लिए हमने पहले भी बात की थी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, है ना, NUEPA, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुख्य विश्वविद्यालय संस्थान, राजकीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो पहले SIRT कहलाती है, SCRT हो गया, राज्य के मुक्त विद्यालय, है ना, राजकीय शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान जिसे CMET कहते हैं। राजस्थान में CMET कहाँ स्थित है दोस्तों, राजस्थान में CMET गोनेर जयपुर में स्थित है, आदि
का उन्नयन करना तथा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी शिक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध संस्थाएं एवं केंद्र प्रायोजित शिक्षकों की शिक्षा योजनाएं, केंद्र प्रायोजित शिक्षकों की शिक्षा योजनाएं साथियों CTE, AISC ये होती है, इनकी हम चर्चा बाद में करेंगे, है ना। शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय एवं शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थाएं, इन सभी संस्थाओं को भी सशक्तिकरण उनका किया जाएगा और इन संस्थाओं के सशक्तिकरण के पश्चात, इनके उन्नयन करने के पश्चात व्यवस्था यह की जाएगी कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए, ऐसी ढांचा का निर्माण किया जाए जो जिससे रमसा अपने जो उद्देश्यों पर पूर्ण हो, उन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। यहाँ हम आपको बात एक और संदर्भ आपको में हम क्लियर कर देते हैं कि ये जो शिक्षक प्रशिक्षण के जो पाठ्यक्रम जो चलते हैं उनमें जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं होती हैं, इसके तहत 2 उसके भाग होते हैं। जैसे डाइट है, इसके भी 2 भाग होते हैं, इसमें सेवारत एवं सेवापूर्व। तो इसमें दोनों जगह पर सेवारत एवं सेवापूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सेवापूर्व प्रशिक्षण आप लोग प्राप्त कर रहे हैं तथा सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा SCRT, डाइट, CTE, IASC में उपलब्ध है। हालांकि अभी वर्तमान में ढांचे में परिवर्तन हुआ है क्योंकि जो रमसा है अब उसे समसा के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसकी मूल आत्मा वही है। पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी, नियोजन प्रक्रिया लागू करने में उस पर निगरानी एवं सतत विकास के लिए पंचायती राज एवं नगर निगम समुदायों, शिक्षकों, पालकों एवं अन्य हिस्सेदारों की माध्यमिक शिक्षा में विद्यालय प्रबंध समितियों एवं पालक शिक्षक संघों जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से भागीदारी। देखिए यहाँ एक बात क्या आई है, विद्यालय प्रबंध समिति। हमने पहले वाले वीडियो में अध्ययन किया था विद्यालय प्रबंध समिति की संकल्पना भारत में किस देश से ली गई है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर आपको ढूंढना है कि विद्यालय प्रबंधन समिति जो गठित की जाती है भारत में, उसका मूल किस देश की शिक्षा व्यवस्था से लिया गया है ना। ये प्रश्न हम आपके लिए दे रहे हैं। इसके लिए, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको हमारे पूर्व वीडियोस आपको देखने होंगे, है ना। तो पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी भी माध्यमिक शिक्षा में सुनिश्चित की गई है ना। विद्यालय प्रबंध समितियाँ, पालक शिक्षक संघ, इनकी स्थापना की गई है। आप लोग इस बारे में जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने इंटर्नशिप में इसके बारे में अध्ययन किया हुआ है। भारत सरकार की जो योजना है, राज्य सरकारों को माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा एवं कंप्यूटर की मदद देने के लिए विद्यालयों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी, देखिए हमने पहले बात की थी, अब हर विद्यालय में ICT लैब होंगी, है ना। तो कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए केंद्र प्रवर्तित योजनाओं द्वारा इसमें फंडिंग की जाती है। राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए असमर्थ बच्चों की एकीकृत शिक्षा, यह शुरुआत है साथियों, असमर्थ बच्चों की एकीकृत शिक्षा, जिसे हम समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। अगले वीडियो में हम इसकी व्यापक चर्चा करेंगे। गैर सरकारी संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के छात्रावास चलाने में सहायता देने के लिए माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों की बालिकाओं के लिए खानपान व छात्रावास सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना तथा जिससे कि पहुँच व न्याय, अप्रोच एंड जस्टिस संभव हो पाए। NGOs को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि विद्यालयों में जो छात्राएं हैं उनको सहज सुविधापूर्ण उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो सके। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड को सहायता देना तथा साथ ही विद्यालयों में गुणवत्ता की वृद्धि, योग की शुरुआत, विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा एवं राज्य शिक्षा के लिए राज्य सरकारों को सहायता देना और वर्तमान रूप में या संशोधित रूप में सभी योजनाएं नई योजनाओं के साथ मिल जाएंगी। अभी तक जितनी भी योजनाएं पहले जो चल रही थी वे योजनाएं समेकित होकर के अब एक योजना, यानी कि जो अलग अलग जो विभाग जो थे वह समेकित हो जाएंगे और समेकित होकर के एक विभाग, एक योजना यानी कि रमसा के तहत आ जाएंगे। वित्तीय रूप से कमजोर बच्चों को स्वयं के रोजगार या अंशकालीन रोजगार के लिए तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। ये कहीं ना कहीं गांधीयन वैल्यूज, गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा जो व्यवस्था है उसको स्वीकार करने का इसमें प्रयास किया गया। अंशकालीन रोजगार के लिए तैयार कर सीखने के दौरान आय अर्जित करने का प्रावधान, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, प्रखंड व जिला स्तर पर वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र व संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों से यह अपेक्षा, केंद्र सरकार ने दोनों से यह रमसा अभियान यह अपेक्षा करता है कि वह प्रखंड व जिला स्तर पर वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र वह उपलब्ध करा सकते हैं, आप उसमें प्रदान कर सकते हैं।
साथियों, अब हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान की। देखिए, 2009 से प्रारंभ हुआ यह अभियान अब समाप्त नहीं हुआ, एक नए रूप में, नए कलेवर में सामने आ गया है, जिसे अब समग्र शिक्षा अभियान कहा जाता है। यानी कि अब रमसा अब समसा कहलाया जाता है। केंद्रीय बजट 2018-19 में स्कूली शिक्षा को पूर्व नर्सरी से लेकर के कक्षा 12 तक विभाजन जो था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब कक्षा प्रथम या नर्सरी से लेकर के कक्षा 12वीं तक समस्त विद्यालय व्यवस्था एक छत के अधीन आ गई है ना। समागम शिक्षा, है ना, इसको समागम शिक्षा यानी कि समग्र शिक्षा नाम दिया गया है। स्कूल शिक्षा के लिए प्री स्कूल से लेकर के 12वीं तक की कक्षा के लिए विस्तारित कार्यक्रम तैयार किया गया है। स्कूली शिक्षा और समान शिक्षण परिणामों के समान अवसरों के मामले में मापा गया स्कूल प्रभावशीलता में सुधार व्यापक लक्ष्य के साथ प्रयुक्त हुआ है ना। ये एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि अब ऐसा लगा कि ये जो अलग अलग स्वरूप जो हैं, क्योंकि बच्चा पहली से प्रविष्ट हो रहा है, हम जो RTE कहता है कक्षा पहली में बच्चा 6 वर्ष की उम्र में है और 6 से 13 वर्ष की उम्र तक जब जाता है, उसके बाद आगे के लिए भी यानी कि वह उच्चतर माध्यमिक शिक्षा भी पूर्ण प्राप्त कर सके और प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। अतः उन सबको एक ही बैनर तले ला करके समसा नाम दिया गया। चलिए बात कर लेते हैं समग्र शिक्षा अभियान राजस्थान की। समग्र शिक्षा, यह राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, समसा किससे लागू होता है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से क्रियान्वित है। केंद्र प्रवर्तित व्यापक कार्यक्रम है जो विद्यालय तक सुगम पहुंच तथा बेहतर अधिगम परिणामों के समान अवसर उपलब्ध करवाने व विद्यालय शिक्षा में सुधार के व्यापक लक्ष्यों को सामने रख करके पूर्व प्राथमिक तथा 12वीं कक्षा तक के स्तर के समहितकर स्वरूप में शुरू किया गया। देखिए महत्वपूर्ण बात देखिएगा, पूर्व प्राथमिक से लेकर के 12वीं स्तर तक के जितना भी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रदान करने का जो स्वरूप है उसको एक रूप में ले आया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, समग्र शिक्षा में क्या क्या शामिल हो गए हैं। अब सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन। सोचिएगा कौन कौन से शामिल हैं समसा में, समग्र शिक्षा अभियान में? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, यानी कि जो आप लोग जो शिक्षा जो प्राप्त करते हैं, है ना, सेवारत शिक्षक जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वे सभी एक ही बैनर के तले आ गए हैं, एक ही झंडे के तले आ गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा कि समग्र शिक्षा अभियान में किन तीन को शामिल किया गया है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। यह योजना पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के निरंतर रूप में विद्यालय की परिकल्पना करती है। विद्यालय शिक्षा के विभिन्न कक्षा स्तरों में स्थानांतरण रेट, ट्रांजिशन रेट में सुधार करने तथा बच्चों को विद्यालय शिक्षा पूरी करने के सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देने में सहायता करती है। शिक्षा के सतत विकास लक्ष्य के अनुसार पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करते हुए निम्न लक्ष्यों को इस योजना में प्राप्त किया जाना है। तो इसके लिए क्या लक्ष्य हैं? 2018-19 के बजट में, केंद्रीय बजट में जो प्रावधान किया गया उसके क्या लक्ष्य हैं सुनिए। क्या समसा के क्या लक्ष्य हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाने के प्रावधान करना, विद्यालयों में सामाजिक तथा लैंगिक भेदभाव, जो लैंगिक जो अंतर है उसको कम करना, सभी स्तरों पर समानता व समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करना। देखिए यहाँ फिर एक महत्वपूर्ण बात आई, समानता और समावेशी शिक्षा की इसमें बात की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को जो नाम दिया गया है वह है शिक्षा का सतत विकास लक्ष्य। ये बहुत ध्यान रखिएगा, SDG, शिक्षा का सतत विकास जो लक्ष्य है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये प्रश्न अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि शिक्षा का सतत विकास लक्ष्य क्या है तथा शिक्षा के सतत विकास लक्ष्य में कौन कौन से स्तर शामिल होते हैं। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, देखिए है ना,
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 में बच्चों के अधिकार के कार्यान्वयन में सहायता देना। देखिए अभी तक ये तो होता था कि भाई पहली से 8वीं तक की जो है वो अलग एक शिक्षा व्यवस्था थी, तो शिक्षा की जो व्यवस्था होने के कारण क्या था, वहाँ पे जो शिक्षा का जो प्रबंधन प्रणाली थी वो भी अलग थी, उसके सामने भी कई सीमितताएं थी। तो अब एक रूप होने के कारण ये हुआ कि जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम है उसको कार्यान्वयन में जो बाधाएं आती थी वो समाप्त होने लगी हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERT और डाइट का सुदृढ़ीकरण उन्नयन है ना। जो डाइट है, SCERTs जो हैं उनको नोडल एजेंसी जो हैं जो शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में उनको कंसोलिडेट करना, सुदृढ़ीकरण करना, उनका उन्नयन करना। खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन, खेलो इंडिया जो जैसी जो परियोजना है, योग आधारित शिक्षा जैसी परियोजना है, वह भी समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही मूर्त रूप ले रही हैं। शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना, शिक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देना इसका एक लक्ष्य है। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के युक्तिकरण पर अक्टूबर 2015 में प्राप्त मुख्यमंत्रियों के सब ग्रुप की सिफारिशों के अनुसार केंद्र और राजस्थान, देखिए राजस्थान ही नहीं या राज्य सरकार है, लेकिन हम राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी संदर्भ में बात करेंगे। केंद्र राजस्थान के बीच योजनाओं के लिए फंड शेयरिंग 60:40 के अनुपात में है ना। इसके लिए जो समस्या के लिए जो फंडिंग के लिए जो बात हुई थी वो 2015 में मुख्यमंत्रियों का एक उप समूह गठित हुआ था। उसमें यह इसकी सिफारिश की गई कि 60% जो है वह जो अनुदान केंद्र से मिले और बकाया 40% जो है वो राज्य सरकारें अपने तरफ से मिलाएंगी। तो यह समसा है, यह रमसा का एक व्यापक स्वरूप है। और फिर एक बात याद रखिएगा, इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा तीनों को एकीकृत करके पहली से लेकर 12वीं तक की शिक्षा एक ही बैनर तले कर दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य है ना, क्या है समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य? योजना के प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाने का प्रावधान करना, स्कूली शिक्षा में ब्रिजिंग सोशल जेंडर गैप, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशी शिक्षा को सुलभ कराना, स्कूली प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना, शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना। महत्वपूर्ण बात दो इसमें यही आ रही है, एक तो व्यवसायीकरण और सोशल जो गैप है उसको कम करना, उसकी ब्रिजिंग करना, और समावेशी शिक्षा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समावेशी शिक्षा प्रदान करना और RTE के तहत बच्चों के अधिकारों को कार्यान्वयन में सहायता देना। यह हालांकि RTE जो कॉन्सेप्ट जो है वो हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि यह जो प्राथमिक शिक्षा के लिए है, प्रारंभिक शिक्षा के, लेकिन अब ये माध्यमिक शिक्षा में भी इसे शामिल कर दिया गया है। और राज्यों की जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं हैं उनका संस्थान जैसे SCERT डाइट उनका सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन करना है। यह समग्र शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में से है। 60/40 का इसमें 60:40 इसमें प्रतिशत है, इसमें फंडिंग का, ये इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और पहली से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा एक ही साथ प्रदान करने की इसमें व्यवस्था की गई है, जिसके आधार पर विद्यालयों का एकीकरण भी किया गया, विद्यालयों को मर्ज भी किया गया। आजकल हम कई बार ये सुनते हैं कि पहली से लेकर 12वीं तक एक विद्यालय एक ही स्थान पर सारी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। उसके पीछे मूल जो धारणा है वो समसा है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत देखने के लिए। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे भारत में विद्यालय शिक्षा के अन्य प्रमुख सरकारी अभियानों की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा, DLED पल्लव पांडे चैनल बनाने का एकमात्र उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों तक अधिकृत सामग्री, मैटर, कंटेंट पहुंचाना है। और निश्चिंत रहिएगा, यह वीडियो देखने के बाद आपको अन्य किसी भी तरह के वीडियो देखने या कहीं और संदर्भ सामग्री के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। धन्यवाद। पढ़ते रहिए शुभकामनाओं के साथ।